सो नेक्स्ट यूनिट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले तो एक जो ब्रॉड टर्म है उसी की बात करते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसको हम जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म कॉमन होता है एब्रिवेटेड एज आरडीटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी का, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड टूल्स, इससे रिलेटेड टेक्निक्स, टूल्स को भी फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक एंजाइम्स, लाइक वेक्टर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, दो वर्ड से मिलकर बायोटेक्नोलॉजी मिला है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायोटेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, which we use to modify our lives or to modify ourselves। हमें खुद को मॉडिफाई करने के लिए, हमारे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए जो भी चीज या जो भी प्रोसेस या जो भी आर्ट अपनाई जाती है उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। एयर कंडीशनर है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। फैन कभी बनाया होगा, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। तो चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी हो, पहले मैकेनिक्स चलती थी, रेल के डिब्बे या गाड़ियां सब मैकेनिक्स होते थे टोटली, आजकल इलेक्ट्रिकल हो गए हैं। इवन ईसी, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हो गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब। तो अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी क्या है। सिमिलरली अगर टेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या उसके इवन एक्सट्रैक्ट भी, एक कंप्लीट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स तो बायोलॉजिकली होते हैं तो लिखने का कोई स्पेसिफाई जरूरत भी नहीं है। अदरवाइज बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट्स की, ऑर्गेनिज्म के इवन एक्सट्रैक्ट्स भी, एक्सट्रैक्ट्स अप टू डीएनए लेवल, कोई पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करके ऑर्गेनिज्म के एक्सट्रैक्ट्स, चाहे उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट, चाहे वो बाई प्रोडक्ट हो जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, चाहे प्राइमरी मेटाबोलाइट, चाहे एक सिंगल सेल, चाहे टिश्यू, चाहे ऑर्गन, या किसी भी लेवल पर, इवन डीएनए भी यूज करके, तो कोई भी एक्सट्रैक्ट यूज करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, अगर उसको जो है टेक्नोलॉजी में या ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। एक मॉडर्न सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, जिसको हम लाइफ साइंस भी कहते हैं, मॉडर्न बायोलॉजी को। उसकी एक एसेंशियल और इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। एक बहुत ब्रॉड ब्रांच है जिसके सेवरल बेसिस पर क्लासिफिकेशन भी होते हैं। प्लांट बायोटेक भी है, एनिमल बायोटेक भी है, उसके अलावा भी बहुत से ब्रांचेस है, खुद प्लांट बायोटेक में भी, एनिमल बायोटेक में भी। सो इट इज ओवरऑल अ ब्रॉड टर्म। अभी कुछ ब्रांचेस के बारे में हम बात भी करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है एंशिएंट टाइम से ही कॉमन है, बट उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है उसको बहुत पहले से ही यूज करते आए हैं, जैसा कि मैंने आपको एंजाइम्स में भी बताया था, लाइक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यीस्ट को यूज करके बियर, वाइन, ये सब बनाते हैं, जिनको फर्मेंट्स कहते थे। लुईस पास्चर ने भी इसके बारे में बताया था। तो वाइन जो है वो आज की नहीं बनाई जा रही, 10,000 साल पहले से वाइन बनाई जा रही है। सभ्यताएं या जो सिविलाइजेशन होती थी, सभ्य मानव का मतलब था जिसको सारी चीजें आती थी, खाना बनाना, रहना, ये सब। तो जो हमारा कॉन्टिनेंट है या जो हमारा इंडिया है कंट्री, वो स्टार्टिंग से ही बहुत सभ्य है, सतयुग से ही। तो सभ्य जो थे लोग, यानी सिविलाइज्ड, जो एंशिएंट, जंगली नहीं थे, आदिमानव नहीं थे, उनके टाइम से ही बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज है। कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग्स जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता था, जो एनिमल्स का यूज करके, जैसे जोंक यूज किया जाता था ब्लड प्रेशर के लिए, या प्लांट्स मैक्सिमम यूज किए जाते थे मेडिसिन के लिए, लाइक संजीवनी बूटी। तो वो भी एक तरह की टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि डायरेक्ट हमें पता था लिविंग ऑर्गेनिज्म से वी आर यूजिंग देम एज अ मेडिसिनल टेक्नोलॉजी, उनको हम दवाइयों की तरह यूज कर रहे थे। तो अर्ली टाइम से ही नॉलेज है, एंशिएंट टाइम से ही नॉलेज है, बट एज अ सब्जेक्ट इसको रिकॉग्नाइज किया एक साइंटिस्ट ने, कार्ल एरोकी ने। इन 1911 उन्होंने समराइज किया डाटा, क्योंकि साइंस एडवांस होने लगी थी, माइक्रोस्कोप आ चुके थे, ठीक है, सॉफ्ट कंप्यूटर्स भी आ चुके थे, या थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिस्कवर हो चुका था।
कैलकुलेटर्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटर्स, इस तरह की चीजें भी आ मैक्सिमम जो फादर ऑफ बायोटेक आप कहीं भी मिल पाएगा आपको सोर्स, वो कार्ल एरेक ही मिलेगा. सो ऑफिशियली दे आर डेजिग्नेटेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द कार्ल एरेक, बिकॉज दे हैव कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी. तो कुछ एक बार मैं ब्रांचेस बता देता हूँ, फिर पर्टिकुलर ब्रांच पर हम आएंगे जिसे हमने पढ़ना है सिलेबस में. बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हो सकती है? वो सभी टूल्स, वो सभी टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पर बेस्ड हैं, जो वो सारे बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे. लगभग 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेला जीन क्लोनिंग का रहता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है वो है जीन क्लोनिंग. इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी, हालांकि बिल्कुल सेम है तीनों ही जो अभी तक मैंने लिखे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा कहां पर डिफरेंस है. जीन क्लोनिंग, आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग. फार्मास्यूटिकल्स, आजकल जितने भी ड्रग्स बनाए जाते हैं, चाहे कैंसर के लिए, चाहे डिफरेंट डिजीज के लिए, मेनली तो कैंसर के लिए या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, सब बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. उसके अलावा प्लांट और एनिमल बायोटेक हो सकती है. इम्यूनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं, इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करना और उसकी स्टडी करना, इम्यूनोलॉजी भी बायोटेक है. जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, हमारे अंदर जितने भी एंजाइम है, प्रोटीन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज और उन पर काम करना प्रोटियोमिक्स है. और जीन्स पर काम करना जीनोमिक्स है या पूरे जीनोम पर काम करना. ठीक है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी में कंप्यूटर्स का यूज करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना, इंटरनेट का यूज करना, डाटाबेसेस का यूज करना. डाटाबेस जो होते हैं वो स्टोरेज के लिए होते हैं. अब बायोलॉजी की कोई भी चीज ग्लोबलाइजेशन करने के लिए उसको ऑनलाइन डालना जरूरी था. मान लीजिए हमारा रिकॉर्ड सारा कॉलेज का, या आपकी नोटबुक जो है, आप बहुत सारा पढ़ते हैं, तो उन सारी नोटबुक को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर वही डाटा ऑनलाइन कर दिया जाए तो सॉर्टिंग में भी आसानी होगी, ढूंढने में और पढ़ने में भी आसानी होती है. तो उसको ऑनलाइन जो किया है सारा, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने किया है. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी जो है वो ब्रांच है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का. इसी तरह से आपके जीन थेरेपी, जीन थेरेपी भी बहुत कॉमन है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज की जाती है. उसके अलावा टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स फिर खुद अपने आप में बहुत ब्रॉड है, क्योंकि टूल्स और टेक्निक्स में वो सभी टूल्स आते हैं जो बायो लिविंग ऑर्गेनिम्स को मॉडिफाई करने के काम आते हैं, और खुद टेक्नोलॉजी है. देखिए दोनों तरह का कंसेप्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी के लिए और टेक्नोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. जॉइंट वेंचर है ये. मान लीजिए एमआरआई की मैं बात करता हूँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक मशीन है, ये तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड नहीं है, बट ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए है, यानी ऑर्गेनिज्म के लिए है, ये ह्यूमंस के लिए मेनली. सिमिलरली मान लीजिए मैं कहता हूँ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें कलेक्शन होता है, ये भी नॉन लिविंग और लिविंग का जॉइंट वेंचर है. पीसीआर में हम एंजाइम्स वगैरह यूज करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाते हैं, प्लस बहुत से एबायोटिक टूल्स भी इसमें यूज होते हैं. तो हम किसके लिए करते हैं पीसीआर? ह्यूमंस को मॉडिफाई करने के लिए या ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं. ऐसे ही मान लीजिए माइक्रोस्कोप से बड़े बड़े, क्यों हम माइक्रोस्कोप्स को मॉडिफाई करते जा रहे हैं? ये भी तो बायोटेक्नोलॉजी है. टूल्स एंड टेक्निक्स, ये टूल्स है, माइक्रोस्कोप एक टूल है. ठीक है. पीसीआर एक टेक्निक है, एमआरआई एक टेक्निक है प्लस एक मशीन है. तो टूल्स एंड टेक्निक्स भी इसमें आते हैं. तो बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिम्स के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं. ओवर एंड ऑल दिस इज बायोटेक्नोलॉजी. We have to study, or we will study, the gene cloning or genetic engineering, all of the components, all of the techniques, all of the sub components which will be used in the gene cloning, that we will study. सारे ही एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के, ये तो ब्रांचेस थे, सारे ब्रांचेस में या जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, अभी तो एप्लीकेशन हमने डिस्कस ही नहीं करे, बट क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है तो बहुत काम आएगा इंसान के. सभी एप्लीकेशन, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो एनवायरमेंट में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सब में 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जीन क्लोनिंग का होता है या जेनेटिक इंजीनियरिंग का होता है. तो इन सारे ब्रांचेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है, ऑल्दो सब अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक ब्रांच को अगर हम कहें इंपॉर्टेंट, तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग. ठीक है, या आरडीटी, तीनों एक ही बात है.
क्योंकि सारे प्रोडक्ट इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं। मान लीजिए हम ड्रग्स भी बना रहे हैं, कोई दवाई बना रहे हैं, तो दवाई जिसको मॉडिफाई करके बनाया गया है उसके अंदर टेक्निक यूज की गई है जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स को जिनको मॉडिफाई किया जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन पर बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती है, या इंडिविजुअली कहूं मोर एग्जैक्टली जिन पर जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज की जाती है, उनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो अगर पूरे ऑर्गेनिज्म को ही मॉडिफाई किया जाता है तो वो कहलाता है जीएमओ। ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के होते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी। तो अगर प्लांट को मॉडिफाई किया जाता है तो वो कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। समझिएगा ध्यान से, पूरा ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एब्रिविएशन भी याद रखिएगा। बहुत से ने सुनी होगी बच्चों ने, हो सकता है किसी ने नहीं सुनी हो, फर्स्ट टाइम सुनी हो। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई किया गया है। अगर वो प्लांट है तो वो जीएम प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक का मतलब ट्रांस जीन, जिसमें जीन दूसरी जगह से आया है। ट्रांस जीन, जो जीन दूसरी जगह से आया है, जिसके अंदर डल गया ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ट्रांसजेनिक प्लांट है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। और अगर वो एनिमल है तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल या ट्रांसजेनिक एनिमल है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी सब भी, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स ही क्यों ना हो, सबको इन्हीं के डेरिवेटिव से बनाया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए से। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच क्या रहेगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग रहेगी, दैट वी विल डिस्कस इन दिस कंप्लीट यूनिट। Now we will come to our most important branch, also what we have to study in the syllabus, that is the genetic engineering or the recombinant DNA technology, or we can say the gene cloning. Although तीनों words almost same है, ठीक है, तीनों phrase almost same है, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है जो हम इंट्रोडक्शन जब डिस्कस करेंगे इसका भी, जो पहला टॉपिक है उसमें क्लियर हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये एक इंजीनियरिंग है, यानी इसमें जेनेटिक मेकअप किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक जो है नॉर्मल एक सिली एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। आप मॉडिफाई होना चाहते हैं, मान लीजिए आप बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आप मेकअप कर सकते हैं, आप मॉडिफाई हो गए, ठीक है, बट आप मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाई हुए, टेम्परेरी मॉडिफाई हुए, परमानेंट तो नहीं मॉडिफाई हुए। सिमिलरली किसी भी वे में आपको मॉडिफाई किया जा सकता है। मैं किसी दिन आपको ज्यादा पीट दूं, मान लीजिए, हालांकि पीटता नहीं, तो भी आपको मैंने मॉडिफाई कर दिया कि मैंने आपको पीट दिया। तो सिमिलरली बहुत से मॉडिफिकेशन है, बट अगर जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई किया जाए, यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, तो बहुत जो है ये एक ट्रिकी काम होगा। एक एक जीन को या हर एक जीन को नहीं, तो मान लीजिए किसी इंडिविजुअल जीन को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपकी एक सिंगल सेल है, उसके अंदर, क्योंकि हम यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर बाहर से कोई जीन लाकर डाल दिया जाए और वो इसके अंदर फिट हो भी जाए, सुटेबल हो, तो ये मेरे जीनोम को या मेरे जीन्स को मॉडिफाई कर रहा है। बहुत से चैलेंजेस ऐसे ही नहीं डाल सकते किसी का भी जीन, कोई भी जीन उठाया किसी में भी डाल दिया, क्योंकि और स्पेशली ह्यूमन पे तो इंसान की जान तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक न्यूक्लियोटाइड में ही चेंज ला देने से बहुत फर्क आ सकते हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस में। तो अगर पूरा जीन ही अंदर डाल रहे हैं किसी का, किसी ऑर्गेनिज्म का, दूसरे का या सेम का भी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो बहुत से डिटेक्शन करने पड़ते हैं, बहुत सी चीजें यूज करनी पड़ती हैं जो क्या है इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अभी जो मैंने बताया जीएमओ। तो जीएमओ जो है, मैक्सिमम जीएमओ 80 to 90% प्लांट्स ही हैं। प्लांट्स पर प्योर लाइसेंस है, ठीक है, सबको, सब कंट्रीज ने अलाउड किया हुआ है कि प्लांट पर आप चाहे कितने भी एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जो है इतनी कीमती नहीं है जान, हालांकि कीमती बराबर है क्योंकि वो भी ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स भी बचाने चाहिए हमें, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है। एक प्लांट मान लीजिए मर भी जाता है तो बदले में आप सजा मान लीजिए मैं दे दूं कि 10 प्लांट उगाइए, तो उगाए जा सकते हैं। उनकी कोई फैमिली नहीं है, वो सिविलाइज नहीं है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, बट ह्यूमंस जो है उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, फैमिली है, सो दैट इज वेरी वेरी प्रीसियस।
अगर उन पर एक्सपेरिमेंट अलाउ कर दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए एथिकली आईपीआर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लास्ट में बताऊंगा ये, हालांकि सिलेबस में नहीं है। तो आईपीआर अलग अलग कंट्री के अलग अलग हैं, ठीक है। तो आईपीआर के अकॉर्डिंग ह्यूमंस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना बैन है, या तो पूरी तरह से या कुछ रिस्ट्रिक्टेड जो है इंस्ट्रक्शंस के साथ अलाउड है। आज इतनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम ह्यूमन के क्लोन बना सकते हैं, एज इट इज कॉपी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अलाउड नहीं है। हालांकि कुछ कंट्रीज में बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, बेबी डिजाइनिंग भी करवाई जाती है। इवन कुछ कंट्रीज में बेबी डिजाइन भी करा सकते हैं, आपकी बेबी का ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसे आई टोन। तो वो डिपेंड करता है यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन एसोसिएशंस में कितने उन्होंने जो है अलाउ कर रखे हैं। इंडिया में ये सब चीजें अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी अलाउड नहीं है। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो चुकी है, मेनली यूज की जाती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए स्पेशली, तो या ड्रग्स बनाने के लिए, जितनी भी दवाइयां, क्योंकि बीमारियां बढ़ गई हैं, बीमारियों के लेवल नए आ गए। कैंसर जीन लेवल की बीमारी है, म्यूटेशन की वजह से होता है, तो उसका इलाज ढूंढने के लिए भी हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में आपको बता रहा था 80 to 90% प्लांट ही होते हैं, जिनको ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं, और लगभग 10 से 15% एनिमल होते हैं, जिनको ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। सिमिलरली प्लांट क्यों ज्यादा मॉडिफाई किए जाते हैं? क्योंकि प्लांट जो है वो डिमांड को पूरा करते हैं, और वो भी फूड की डिमांड मेनली। पिछले 50 सालों में, इन द लास्ट 50 years, देयर वाज अ पॉपुलेशन बूम। जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ी थी 1950 तक, पूरे वर्ल्ड की, केवल इंडिया की नहीं। अब जो है, क्योंकि चेन रिएक्शन होते हैं, मान लीजिए पहले 1 से 2 थे, 2 से 4 हुए, तो सिमिलरली उसी रेशो में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रेशो में ही जो है पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। इंडिया की तो खासकर हम बात करें तो बहुत इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। तो एग्रीकल्चरल लैंड, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी रोटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड, अगर फूड नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता इंसान। तो अपनी फूड डिमांड को पूरा करने के लिए मेन जो बेस है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में मेनली क्रॉप्स होती हैं। तो क्रॉप जनरली प्लांट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि एनिमल्स भी क्रॉप हैं। कोई भी वो कमर्शियल चीज जिसको ग्रो कराया जाता है वो क्रॉप कहलाती है। उसके नीड भी अलग अलग है। आप इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे हैं, क्रॉप बेवरेज भी क्रॉप है, केवल ऐसा नहीं है कि ये जो फसलें हम जिनको कहते हैं अनाज, वही क्रॉप है। क्रॉप जो होती है वो फाइबर के लिए भी यूज की जा सकती हैं, वो बेवरेजेस के लिए, जैसे चाय कॉफी के लिए या शराब के लिए, इनके लिए भी उगाई जा सकती हैं। कपड़ों के लिए भी जो है क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि क्रॉप्स ज्यादातर प्लांट ही हैं, इसीलिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट का ही किया गया है, ना कि एनिमल्स का। तो एनिमल्स को कम मॉडिफाई किया गया है, प्लांट्स को ज्यादा मॉडिफाई किया गया है, इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमसी, ये एक वर्ड आता है जो बहुत कॉमन है। क्यों जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना पड़ा था क्रॉप्स का? ताकि जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके। क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए थी, साथ ही साथ क्वालिटी भी बढ़ाई जाती है यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जिसको हरित क्रांति कहते हैं। क्योंकि अभी मैं बता रहा था एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। आज से अगर 40-50 साल पहले की मैं बात करूं तो इवन हर एक पर्सन के पास जरूर जमीन होती थी, ठीक है। वो वहां पर क्या करते थे? खेती करते थे और उगा के खाते थे। तो खाने वाले बहुत कम थे, जमीन ज्यादा थी। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो उससे 2 चीजें होती है, मकान भी चाहिए, तो मकान के लिए बेयर लैंड भी चाहिए। कॉलोनाइजेशन जनरली ऐसे एरिया में होता है जहां टॉलरेट जो हैबिटाट हो। अब ऐसा अब रेगिस्तान में जाके तो हम रह नहीं सकते, तो एग्रीकल्चरल लैंड्स को ही बेयरेबल साइट्स में, जो है लिविंग साइट्स में चेंज किया गया। तो 2 चीजें हुई एक साथ, कि पॉपुलेशन तो बढ़ी और लैंड डिक्रीज हुए। तो नॉर्मल जो वैरायटी चलते थे उनसे काम नहीं चल सकता था, इसीलिए बहुत तेजी से जो क्रॉप्स हैं या जितने भी जो डिमांडिंग है चीजें ह्यूमंस के लिए, उन सब चीजों को मॉडिफाई करने का इनिशिएटिव चला। इसको एक्सेप्टेंस में लाना, इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। देखिए टेक्नोलॉजी या साइंस जब भी कोई नई चीज लेकर आती है तो उसको मॉडिफाई, उसको एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए चैलेंज होता है। मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा पोटैटो बनाकर दे दूं, मैं कहूं कि ये बहुत ज्यादा मॉडिफाई है, एक पोटैटो 10 पोटैटो का काम करेगा, मैंने इसके अंदर जीन डाले किसी ऑर्गेनिज्म के। तो रिलीजियस वैल्यूज की वजह से हो सकता है, किसी धार्मिक वैल्यू की वजह से, या खुद के एथिकल वैल्यूज की वजह से, या किसी भी चीज की वजह से इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल वैक्सीन का ही ले लीजिए। अभी कुछ ने कहा इनफर्टिलिटी आ जाएगी, आप नपुंसक बन जाएंगे वैक्सीन लगाने से, ठीक है। किसी ने कहा मर जाएंगे,
मतलब बहुत से हर एक इंसान के जो मन में अलग अलग तरह के डर थे वैक्सीन से रिलेटेड। तो आप देख लीजिए ना, ये तो 21st सेंचुरी है, हम अपने आप को बहुत आधुनिक समझते हैं, हम ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए वैक्सीन को, तो पहले तो कितनी मुश्किल होती होंगी ये चीजें। गैलीलियो ने बताया था दुनिया गोल है, बाकी सारे रिलीजन्स में ये कहा गया था कि धरती चपटी है, तो उनको बेचारे को जेल काटनी पड़ी थी, शायद जीवन भर ही काटनी पड़ी थी। तो कोई भी नई डिस्कवरी एक्सेप्ट करना समाज के लिए बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ही जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आए अराउंड 1980 और 1990 में कॉमन हुए थे, तो इवन यूएसए में जो बहुत डेवलप्ड कंट्री था, वहां भी लोगों ने इसको एक्सेप्टेंस में लेना बहुत जो है लेट स्टार्ट किया। धीरे धीरे विश्वास बना और अब हमें पता भी नहीं चलता, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ही खाते हैं। आप अगर टोमेटो भी खा रहे हैं या इवन कुछ भी खा रहे हैं, सब हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब उसके अंदर जीन लेवल पर चेंज लाया गया है। पहले कोई ऑर्गेनिज्म जो सिंपल था, उसका जीनोम था कुछ भी, उसके अंदर एक नया जीन डाला गया ताकि वो मॉडिफाइड हो, तो नया जो ऑर्गेनिज्म बन गया वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मॉडिफाइड हमारे मतलब के लिए हम करते हैं, हमारा मतलब क्या, या तो क्वांटिटी बढ़े या क्वालिटी बढ़े। मान लीजिए 1 हेक्टेयर में, 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में सपोज पहले 50 बोरी गेहूं होते थे, 50 पैकेट। एक ग्रेन का साइज मान लीजिए पहले होता था 1 मिलीमीटर, और उसमें सपोज गेहूं में ज्यादातर स्टार्च है मेनली, तो उसमें सपोज 100 ग्राम स्टार्च होता था। एक दाने में इतना नहीं हो सकता, मैं इमेजिनरी बता रहा हूं। अब देखिए क्या हुआ, वही 1 हेक्टेयर में पहली बात तो 100 पैकेट गेहूं उगने लगे। हमने क्वांटिटिवली भी मॉडिफाई उसको किया प्लस क्वालिटेटिवली भी किया। उस 100 पैकेट से जो गेहूं उगते हैं उनका साइज हमने कर दिया 0.5 मिलीमीटर, यानी आधा कर दिया सपोज, हाफ, और उसमें कंटेंट हो गया सपोज 200 ग्राम। तो देखिए क्वालिटी भी इंक्रीज करी कि उसी छोटे से दाने में जो है ज्यादा कंटेंट, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए अल्टीमेटली, हमारा खाने का मकसद क्या है, हमें स्टार्च मिले, प्रोटीन मिले, कंटेंट मिले, वो कंटेंट हमने डबल कर दिया, साइज रिड्यूस कर दिया, इसीलिए पैकेट भी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड अब हम कहीं ना कहीं पूरी कर पा रहे थे। हालांकि ये नुकसानदायक रहा। क्यों 50 की जगह 100 पैकेट पैदा हो जाएंगे? हो सकता है हमने फर्टिलाइजर डाले हो, या हो सकता है हमने वैरायटी को ही मॉडिफाई किया हो। तो वैरायटी मॉडिफाई करने में भी बहुत से चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे म्यूटेशन कोज हो सकती हैं या कुछ भी। तो अल्टीमेटली ये नीड जो पड़ी थी, ये हमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए पड़ी थी। तो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली मेनली दो तरह से मॉडिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। आगे आगे अब क्योंकि जब हम बहुत एडवांस हो जाते हैं किसी भी चीज में, तो उस पर और एप्लीकेशंस ट्राई करने लगते हैं, तो अब ऐसी भी वैरायटी बनाई जाती है जो इको फ्रेंडली है। अब हम पर्यावरण के बारे में भी सोचने लगे हैं। मान लीजिए कोई फसल जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी पहले, तो हमने उसकी ऐसी वैरायटीज डेवलप करी जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं या इवन बेनिफिट पहुंचाएं। हमने बॉन्साई प्लांट्स डेवलप करने शुरू करे, बोने पौधे। ये क्या करते हैं, आप अपने रूम में इनको रख लेंगे तो इनको इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। पहले तो पॉसिबल नहीं था, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने एग्रीकल्चरल रेंट्स को या हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया, तो अर्थ का एक ऑक्सीजन बजट बहुत डाउन आ गया। प्लस आप व्हीकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, सीएफसी, नाइट्रस ऑक्साइड्स व्हीकल से, या कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग से, इंडस्ट्रीज से, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो एक तो धरती पे जंगल काट दी, ऑक्सीजन कम हुई, दूसरा CO2 बढ़ा दी। तो अपने फायदे के लिए बॉन्साई प्लांट्स भी डेवलप किए गए। So this is the fate of biotechnology that was mainly based upon the genetically modifications of the organism, and the genetical modification of the organism itself is possible due to the genetic engineering or the gene cloning. तो मेनली जेनेटिक अल्टरनेशंस कॉज करने के लिए जीन क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? किसी ट्रांस जीन को, किसी फॉरेन जीन को, जिसको हम डिजायर्ड जीन भी कह सकते हैं, जिस जीन की हमें चाहत है, उस जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालकर उसको मॉडिफाई करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्यों करते हैं ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। अब बताता हूं जीन क्लोनिंग क्या है। आज आपको मॉडिफाई किया, सपोज, वैसे ह्यूमंस पर क्लोनिंग अलाउड नहीं है, बट मैं एग्जांपल से बताता हूं। सबसे पहले का एग्जांपल बता दूं मैं आपको, फ्लेवर सेवर टोमेटो। देखिए टमाटर पहले जल्दी खराब हो जाते थे, 2 से 3 दिन में। क्यों खराब हो जाते थे? खराब होने का मतलब समझिए कि आउटर लेयर जो है, जो स्टार्च की बनी है, उसका ब्रेक डाउन होकर वो शुगर्स में चेंज हो जाती थी।
यानी सॉफ्ट हो जाती थी, राइपन हो जाता है। स्टार्च को या सेलुलोज को तोड़ने वाले एंजाइम जैसे सेलुलेज या इन्वर्टेज, अगर सेलुलेज काम कर रहा है तो वो सेलुलोज को तोड़कर शुगर में बदलता रहेगा। मान लीजिए मैं ऐसा टमाटो बना दूं जो 2 महीने भी खराब ना हो, अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी? जो दूर दूर जाते थे, शिप्स पे जाते थे, जैसे वहां पर टमाटर उनको ले जाने, साथ प्याज ले जानी है या बेसिक फूड तो ले जाना पड़ेगा। अब उनके साथ होता क्या था कि 2 से 3 दिन के बाद अगर रेफ्रिजरेशन, क्योंकि टमाटर का तो रेफ्रिजरेशन भी नहीं कर सकते, 2 से 3 दिन के बाद खराब हो जाते थे, तो नई वैरायटी डेवलप की गई जो 2 महीने तक भी खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेलुलेज को म्यूटेट कर दिया जाता है। म्यूटेशन के लिए ट्राइंगल यूज करते हैं बेटा। म्यूटेशन का मतलब होता है जीन का जो फंक्शन है उसको स्टॉप कर दिया जाए। तो सेलुलेज एंजाइम को स्टॉप कर दिया जाए अगर, तो क्या होगा? वो कभी भी नहीं पकेगा टमाटर। ठीक है, तो ऐसी वैरायटी भी बनाई गई जो बहुत लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होते थे। अब टमाटर यूज करना है मान लीजिए आपने, तो जब आप उसको गर्म करेंगे तो ये म्यूटेशन हट जाएगी, सेलुलोज फिर से उसको सॉफ्ट कर देगा। गोल्डन राइस, चावल के अंदर फिश की बजाय विटामिन ए कम होता था, तो वेजिटेरियन आदमियों को विटामिन ए कम मिलता था। ठीक है, तो ऐसी वैरायटी बनाई गई जिसके अंदर हाई विटामिन ए हो, तो विटामिन ए प्रोड्यूसिंग जीन उसके अंदर डाल दिए गए। मान लीजिए नॉर्मल चावल का जीनोम है, ठीक है, इस चावल के जीनोम के अंदर विटामिन ए का जीन, मान लीजिए विटामिन ए का जीन ले आया मैं बाहर से ब्लू, इसके अंदर डाल दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो नया राइस बना वो हाई अमाउंट में विटामिन ए प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जीन का प्रोडक्ट क्या है? जीन का प्रोडक्ट है प्रोटीन, यानी वो जो कैरेक्टर शो करेगा। तो जीन डालकर बाहर से कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अगर इंसानों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती तो देखिए कैसे की जाती। मान लीजिए किसी में ब्लू आईज है, मैं या आप चाहते कि हमारे अंदर भी ब्लू आईज हो, तो ब्लू आई का जीन हम डिटेक्ट करते, और बिल्कुल डिटेक्ट कर चुके हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारे अंदर किस चीज को क्या कोड करता है, हमें सारे जीन्स पता है। सो उस तरह के कैरेक्टर के लिए मैं जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता। ठीक है, तो ये कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मान लीजिए कोई जीन है, मान लीजिए यही ब्लू आइज का जीन है, ठीक है, इसको आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, तो इसकी बहुत सारी कॉपीज हमें चाहिएंगी। किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास जिसकी ब्लू आइज थी, मान लीजिए उससे हमने वो जीन ले भी लिया, एक इमेजिनरी एग्जांपल है, इसको आप एक्सेप्टेंस में ना ले, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए उस जीन को सब चाहते हैं, बहुत हाई इंक्रीजिंग डिमांड है उसकी, तो कैसे इस जीन को मॉडिफाई जो है सबके अंदर डाला जाए, तो उसके लिए इस जीन की कॉपी की जाती है। तो जीन्स की जब कॉपी की जाती है तो वो कहलाता है जीन क्लोनिंग। जब इसी जीन को किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डालकर उस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दिया जाता है तो ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और इस जीन को होस्ट के अंदर डालने के लिए आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको, इस जीन को इंसर्ट कराने के लिए होस्ट में बीच में एक मीडिएटर होता है, बिचौला होता है, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। पहले वेक्टर के अंदर ये जीन डाला जाता है, मान लीजिए ये जीन होता, और फिर इसको होस्ट में डाला जाता जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। तब ये क्या कहलाता? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेशन जानते हैं आप, जब डीएनए डीएनए से लिंक होता है तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता। इस टेक्नोलॉजी को आरडीटी कहते हैं। आरडीटी से जीन क्लोनिंग भी कराई जाती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, ये बीच का लिंक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जीन क्लोनिंग का मतलब जीन की कॉपी कराना चाहते हैं। कोई एक्स वाई जेड जीन है, मान लीजिए एक्स जीन है, एक्स जीन की बहुत हाई डिमांड है और वो बहुत सबके लिए काम आएगा, तो एक्स जीन की कॉपी करना जरूरी है। एक्स जीन की कॉपी जो होती है वो इन वीवो भी होती है और इन विट्रो भी। इन विट्रो शब्द का मतलब बायोलॉजी में होता है आर्टिफिशियली या लेबोरेटरीज में। ठीक है, और इन वीवो का मतलब होता है नेचुरल कल्चर। मैं आपसे कहूं फोटोसिंथेसिस कैसा है, फोटोसिंथेसिस इन विवो प्रोसेस है। ठीक है, जबकि कोई और प्रोसेस जब आप एंजाइमेटिक रिएक्शन कराएं जैसे फर्मेंटेशन, तो वो इन विट्रो है। कोई भी चीज बाहर कराई जाती है, लैब में कराई जाती है, तो वो इन विट्रो होती है। अगर नेचुरली हो रही है तो इन विवो है। दोनों तरह की जीन क्लोनिंग होती है। इन विट्रो तो मशीन से होती है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक कागज की फोटोकॉपी जब आप कराते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं भाई 50 कॉपी कर देना, तो ये इन विट्रो टेक्निक है एक तरह से। तो डीएनए मशीन में डाल दिया जाता है, मशीन को कह दिया जाता है 1 करोड़ कॉपी चाहिए डीएनए की, तो विद इन सेकेंड्स जो है फटाफट वो उसकी कॉपी करता है। इन विट्रो है ये। बट नेचुरल जीन क्लोनिंग बेस्ट होती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो नेचुरल जीन क्लोनिंग को हम पढ़ेंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दोनों के बीच में एक लिंक है।
कि जब ये जो जीन होता है इसको होस्ट में डाला जाए, चाहे कॉपी कराने के लिए डाला जाए चाहे मॉडिफाई कराने के लिए डाला जाए, तो दोनों ही केस में जब जीन को वेक्टर के साथ डाला जाता है तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, और इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी कहते हैं। या इस मॉलिक्यूल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अलावा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो है ही है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन है इसके अंदर दो डीएनए का, इसको काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि काइमेरा वर्ड से बना है। काइमेरा, काइमेरा एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल जो है एनिमल है, फिक्शनल एनिमल है, काल्पनिक। ग्रीक एंशिएंट लिटरेचर में आता था, जैसे आपने सुना होगा ना यूनिकॉर्न, एक घोड़ा जिसके सींग होता था, ऐसे ही काइमेरा एक जानवर है जो बहुत सारे जानवरों का मिक्स है, शेर का, गॉट का, इस तरह से। तो क्योंकि मिक्स है इसलिए काइमेरा बोला जाता है। ऐसे डीएनए भी दो ऑर्गेनिज्म या उससे ज्यादा से मिक्स है, एक फॉरेन डीएनए और एक और, इसलिए इसको काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट जीन क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग।